जी जी, फंक्शन चैप्टर समझ गए। 14 है, फंक्शंस ऑफ डेब्ट रिकवरी एजेंट। फंक्शंस का मतलब क्या होता है? फंक्शंस का मतलब है कि एक रिकवरी एजेंट को क्या क्या कार्य करने होते हैं। जो वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उस ड्यूटी को करते हुए उसे, उस ड्यूटी अभी जो जस्ट उसकी ड्यूटी है, जो उसका काम है, वो क्या है। ठीक है। कल हमने जब देखा कि हमने चैप्टर, जब हम 13 पढ़ रहे थे, उसमें डेब्ट रिकवरी एजेंट का मीनिंग बताया था और डेब्ट रिकवरी अरेंजमेंट कैसे होता है, एजेंसी अरेंजमेंट किस तरीके से बैंक करता है, उसके ऊपर वो सारी चीजें बताई गई थी। तो वहां आपने देखा था कि जब एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया जाता है बैंक और डेब्ट रिकवरी एजेंसी के बीच में या एजेंट के बीच में, तो बैंक उस एग्रीमेंट में उस रिकवरी एजेंट के द्वारा या रिकवरी एजेंसी के द्वारा क्या क्या कार्य किए जाएंगे, वो एग्रीमेंट में डाला जाता है। ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि कोड ऑफ कंडक्ट डाला जाता है, रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती है, और उसमें ये ड्यूटीज क्या परफॉर्म करेगा डीआरए, वो भी उसके अंदर डाली जाती है, फंक्शंस क्या होंगे, उसके कार्य क्या होंगे। तो उन्हीं को लेके ये चैप्टर डिस्कस करता है कि एक जो डीआरए है उसे क्या क्या फंक्शंस करना होता है। तो यहाँ बताया गया है कि कलेक्टिंग ड्यूज, ड्यूज को कलेक्ट करना, फंड ट्रांसमिट करना, लीगल एक्शन की शुरुआत करना, बही खाता बनाना, और कर्जदारों का पता लगाना जो कॉन्टेक्ट में नहीं है, और अपनी राय किसी कर्जदार के लिए बनाकर बैंक को देना। ये डिस्कस करता है ये चैप्टर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है हमें। इंट्रोडक्शन है, जिसमें क्या क्या बताया गया उसको देखते हैं। पॉइंट एक एक करके पॉइंट को समझेंगे हम लोग। सब ध्यान दें, इस चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। तीन चार क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अब जो चैप्टर चल रहे हैं, मैं जो भी चैप्टर करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, कम से कम 50-60% क्वेश्चन आपके सिचुएशनल बेस्ड होंगे एग्जाम के अंदर। तो वो जी। सिचुएशनल बेस्ड होंगे, और आप अगर उनको ध्यान से नहीं समझोगे ना या नहीं पढ़ोगे, तो क्या है कि आपको चारों ऑप्शन है ना सेम से लगेंगे, वो बिल्कुल बहुत सिमिलर देते हैं वो चारों ऑप्शन। थोड़ा सा फर्क होगा सही आंसर में, तो वो तभी आप वो फर्क तभी पता कर पाएंगे जब आपने यहाँ पे ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा उसको। तो इसलिए अपना फोकस सब यहाँ बना के रखें। जो भी चैप्टर अब चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको पास कराने में मदद करेंगे। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सा भी अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ और आपने गलत आंसर दे दिया तो गलत हो जाएगा आपका। और 50-60% क्वेश्चन सिचुएशनल बेस्ड ही होंगे एग्जाम के अंदर, इस चीज का आप सभी ध्यान रखें, है ना। तो चलो इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, क्या है। The most important functions of debt recovery agent is to collect dues receivables from the specified debtors of the bank or other financial company as per the agency agreement entered with the respective financial institution। इसका क्या मतलब है कि जो एक रिकवरी एजेंट है, डेब्ट रिकवरी एजेंट, उसका जो मेन फंक्शन है, जो मेन काम है उसका, वो क्या है कि अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, यानी अपने बैंक के लिए या जिस भी फाइनेंस हाउस के लिए वो काम कर रहा है, उसका मार्केट में जो भी ड्यूज है, ठीक है, जो डेटर से ड्यूज कलेक्ट करना है, उसको कलेक्ट करके ला कर देना उसकी क्या है, ड्यूटी है। लेकिन ड्यूटी है। वो किसके अनुसार करेगा? जो एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया गया है उसमें जो भी शर्तें डाली गई हैं, उन शर्तों को, उन रेगुलेटरी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए करेगा। ठीक है। ये उसका मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या है एक डीआरए का? ड्यूज को कलेक्ट करना। ठीक है। ड्यूज कलेक्ट करने के बाद उसका दूसरा काम है कि जो ड्यूज उसने कलेक्ट किए हैं वो पैसा रेमिट करना, यानी कि उसको अपने प्रिंसिपल को भेजना, है ना, अपने प्रिंसिपल को देना लाकर, ये उसका दूसरा काम है। लिखा है द जी। एजेंट ऑल्सो मस्ट रेमिट द कलेक्टेड फंड्स टू द प्रिंसिपल। कह रहा है कि एक एजेंट को क्या करना है, जो भी पैसा उसने कलेक्ट किया है उस पैसे को कलेक्ट करके अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, देना है उसको, रिपोर्ट करना है और है ना, उस फंड को जमा करना है उसे। एंड मस्ट कीप एन अच्छा। अकाउंट ऑफ द रिसीवेबल्स कलेक्टेड एंड ड्यूज येट टू बी कलेक्टेड। वो कह रहा है कि जो भी जो पैसा उसने जो भी पैसा मतलब उसे कलेक्ट किया करने के लिए दिया था, उसको कलेक्ट करके, या जो भी ड्यूज उसको कलेक्ट करने के लिए दिए थे, उन ड्यूज को कलेक्ट करके वो क्या करेगा, उनको पैसे, उन कलेक्ट किए हुए ड्यूज को अपने प्रिंसिपल यानी अपने प्रधान को भेजेगा या देगा उसको लाकर, है ना।
नेक्स्ट है, अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ डेब्ट रिकवरी एजेंट इज टू रिपोर्ट द पोजीशन एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग क्लाइंट्स इफ एनी टू द प्रिंसिपल ऑन अ टाइम टू टाइम बेसिस। अब क्या है कि एक और इम्पोर्टेंट फंक्शंस क्या करता है कि जब आप कस्टमर से या जो आपका बोरोवर है, जिसे आप डेटर कहते हैं, जब उससे आप बात करते हैं, उससे आपका डिस्कशन चल रहा होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार में आपको पैसा मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बार में आपने कॉल किया, आप एक बार में मिलने का पैसा दे दिया। तो जो भी आपका डेवलपमेंट चल रहा है किसी क्लाइंट को लेके, जो भी आपकी बात चल रही है कि उसने क्या बोला है, कब पैसा देने के लिए बोला है, क्या उसने हमें कमिटमेंट दिया है, तो इसको भी क्या करना है, ये आपको रिपोर्ट करना होता है। ये आपका काम है, अपने बैंकर को रिपोर्ट करना। आपको यस जो सर। भी फॉर्मेट दिया जाएगा, इस फॉर्मेट के अनुसार आपको अपना जो भी डेवलपमेंट आपने किया है, जो भी काम आपने किया है उन लोन अकाउंट पे, उनका अप टू डेट आपको रखना पड़ेगा। अपडेट करके रखना होगा आपको, ताकि जब भी वो आपसे मांगे बैंक, तो आप उनको अपना दे सके सारा रिपोर्ट। Apart from the easily collectible receivables, most banks have on their books overdue receivables from the debtor who are not traceable and who show unwillingness to pay or who resist surrendering the security charge। वो क्या कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो इजिली जो पैसा आ जाता है हमारे पास, उसके अलावा बहुत सारे बैंक में ऐसे भी हमारे अकाउंट होते हैं, ऐसे भी लोन अकाउंट होते हैं जो डेटर का लंबे टाइम से क्या है, ओवर ड्यू है, और वो देने को राजी नहीं है, और ना ही उस डेटर से कोई कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा होता है ना कि वो कांटेक्ट में नहीं है, एड्रेस चेंज हो गया, इधर उधर चला गया, ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि जो पैसा देने के लिए साफ मना कर देता है, मैं दूंगा ही नहीं, और जो सिक्योरिटी है ना, उस सिक्योरिटी को भी सरेंडर करने से मना कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने व्हीकल फाइनेंस किया, और वो पैसा भी नहीं दे रहा और व्हीकल भी वापस नहीं देगा, मना कर देगा आपको। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इन सच केसेस द रिकवरी प्रोसेस इज डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्ड हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड कलेक्शन एजेंसीज दैट possess द रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज। तो ऐसे केस में जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो डिफिकल्ट होता है, और ऐसी रिकवरी को करने के लिए एक स्पेशलाइज कलेक्शन एजेंसी की जरूरत होती है, जिसको कि इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो और एक्सपर्टीज हो उसकी, कि किस तरीके से डील किया जाएगा ऐसे लोगों के साथ में, उसको आइडिया, नॉलेज और उसकी पकड़ होनी चाहिए फील्ड के अंदर। ठीक है। द फंक्शंस ऑफ रीपजेसिंग द सिक्योरिटी, इनिशिएटिंग लीगल फंक्शंस एंड ट्रेसिंग द वेनिस डेटर मे बी कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ऑफ डेब्ट कलेक्शन एजेंसी। वो क्या कह रहा है कि एक डीआरए का जो मेन काम है, वो तो आपको बताया कि वो पैसा कलेक्ट करेगा, ड्यूज कलेक्ट करेगा और रेमिट करेगा। रेमिट करेगा मतलब देगा, ये तो मेन काम है। इनके अलावा क्या है कि कई बार डीआरए क्या करते हैं, बैंक की मदद करते हैं सिक्योरिटी को वापस लाने में। जैसे व्हीकल उठवाते हैं ना, व्हीकल अगर पैसा नहीं देता तो व्हीकल को उठा के लाते हैं रिकवरी एजेंसी वाले, सुना होगा आप लोगों ने। जी या अगर जी बैंक सर। ऑथराइज कर यस दिया सर। है लीगल एक्शन लेने के लिए, तो लॉ फर्म होती है बैंक की अपनी, वो लीगल एक्शन लेती है। ठीक है ना। तो ये क्या है, अगर इस तरीके का कोई काम करता है जो डीआरए या डीआरए एजेंसी, तो वो उनके स्पेशलाइज फंक्शंस उनको फिर स्पेशलाइज फंक्शन कहा जाएगा। सिक्योरिटी को लेकर आना वापस, और लीगल एक्शन लेना, और जो कस्टमर कॉन्टेक्ट में नहीं है ऐसे कस्टमर को ढूंढ के लेकर आना। ठीक है, ऐसे डेटर्स को, ऐसे देनदार को ढूंढ के लेकर आना, ये क्या है, उनके स्पेशलाइज फंक्शंस माने जाएंगे। आया समझ? हाँ। यस Both सर। यस सर। normal and specialized functions will need to be performed in accordance with the recovery policy and procedure prescribed by the bank। वो क्या कह रहा है, and also the regulatory and legal requirements। The functions of agents will correspond to their duties prescribed by the law। क्या कह रहा है कि दोनों ही फंक्शंस, जो उसके नॉर्मल फंक्शंस हैं और स्पेशलाइज फंक्शंस हैं, वो जब वो परफॉर्म करेगा, वो इस चीज के अनुसार परफॉर्म करेगा कि जो भी रिकवरी की पॉलिसीज हैं जो बैंक के द्वारा बताई गई हैं, उन पॉलिसीज को ध्यान में रख के करेगा। रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं आरबीआई के द्वारा, आईबीए के द्वारा, उसको ध्यान में रख के करेगा। राजवीर से म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है बार बार। और आवाज आ। जितने भी फंक्शंस हैं एक एजेंट के, वो ऐसे होने चाहिए कि जो वो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है वो लॉ के अनुसार होनी चाहिए, कोई अनलॉफुल काम नहीं करेगा वो।
अपने काम को करते हुए किसी भी प्रकार का अनलॉफुल काम नहीं करेगा वो। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में आपके बताया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट में इस चैप्टर में क्या है। अब हम वन बाय वन करके समझेंगे कि क्या क्या फंक्शंस एक रिकवरी एजेंट करता है। तो सबसे मेन फंक्शंस उसका जो है, जो उसका नॉर्मल फंक्शन या मेन फंक्शन है, वो है कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम द डेटर्स, कर्जदारों से धन एकत्रित करना। ठीक है, क्या है इसमें, एज मेंशन अबव, कलेक्टिंग ड्यूज एंड रिसीवेबल इज द कोर फंक्शंस ऑफ डेब्ट रिकवरी एजेंट। Receivables refers to sum of money which have become due in loan advance accounts and are payable on due date by the debtors to the creditors as per loan advance agreement entered the lender and the debtors। क्या कह रहे हैं वो, कि वगैरह जैसा कि ऊपर आपको पहले बता दिया गया है कि जो कलेक्टिंग ड्यूज और रिसीवेबल्स का मतलब क्या, जो जो है उसका जो रिकवरी एजेंट का क्या है, कोर फंक्शंस है। क्या कोर फंक्शंस है, इन ड्यूज को या जो प्राप्य राशि है, जिस पैसे को से कलेक्ट करना है उसको कलेक्ट करना उसका मेन फंक्शन है। तो वो कह रहा है कि ये रिसीवेबल्स का मतलब क्या है, रिसीवेबल्स का मतलब उन पैसों से है जो किसी लोन या एडवांस जो हमने किसी बोरोवर को दिया था या डेटर को दिया था, उसका ड्यू डेट निकल गया है और उसने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, जैसा कि उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, बैंक और बोरोवर के बीच में, उसने उस एग्रीमेंट के अनुसार अपनी ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया है। ठीक है, ये है मतलब ड्यू का या रिसीवेबल्स का मतलब ये है, उस अमाउंट से है जो ड्यू डेट पे दी जानी थी, पे की जानी थी एक डेटर के द्वारा, लेकिन उसने पे नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिकवरी एजेंट इज असाइंड विद द वर्क ऑफ रिकवरिंग कलेक्टिंग रिसीवेबल्स विच हैव बिकम ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट पेड बाय द बोरोवर। वो कह रहा है कि रिकवरी एजेंट को ये काम असाइन किया जाता है बैंक के द्वारा कि वो उन पैसों को कलेक्ट करके लाके देगा जो कि ड्यू हो चुके हैं और बोरोवर के द्वारा पे नहीं किए गए हैं। Thus, recovery, thus the receivables in loan and advance account cannot the following essential feature। वो कह रहा है कि ये जो ड्यूज, जो लोन के या एडवांस के जो ड्यूज हैं या जो रिसीवेबल्स हैं, उनमें क्या क्या फीचर होना चाहिए, उनकी विशेषता क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ लोन और एडवांस एग्रीमेंट बिटवीन द क्रेडिटर एंड डेटर, कि कोई लोन होना चाहिए, ठीक है ना, कोई लोन होना चाहिए या एडवांस होना चाहिए, किसके बीच में, एक बैंक के बीच में और डेटर के बीच में। रीपेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ डेटर टू रीपे द लोन एडवांस इन पार्ट और होल टू द क्रेडिटर एज पर लोन एग्रीमेंट। और क्या है, एक डेटर के ऊपर यह बाध्यता होनी चाहिए कि वो अपना जो पैसा लोन जो उसने लिया है, वो लोन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, वापस देगा, पे करेगा, चाहे पार्ट में करे या पूरा करे, लेकिन उसको ये पैसा देना होगा। और जो एग्रीमेंट साइन किया गया था लोन या एडवांस का, उस एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार वो वापस करेगा। ड्यू डेट on or after which obligation is required to the discharge by the debtor in favor of the creditor। क्या है कि जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट पे उसकी ये बाध्यता है या उसकी ड्यूटी है कि वो पैसा अपनी, जो उसकी बाध्यता, जो उसको जो उसको कहा गया है डेटर को पैसा पे करने के लिए, वो ड्यू डेट पे पैसा पे करेगा किसके फेवर में, जिससे उसने पैसा लिया है अपने लेनदार के फेवर में। ठीक है ना, आगे इसमें पॉइंट है in terms of agreement between the creditor, bank principal, and the debtor recovery agent, the former authorize the agent to collect specialized receivables from the named debtors on after the specified due date। वो कह रहा है कि जो एग्रीमेंट था, ठीक है ना, तो उस एग्रीमेंट के अनुसार जो अरेंजमेंट किया गया था रिकवरी का बैंक और एक एजेंट के बीच में, तो बैंक उसको ऑथराइज करता है एक एजेंट को कि जो भी स्पेसिफाइड ड्यूज हैं, जो ड्यूज अमाउंट है डेटर से, जो कि जो स्पेसिफाइड डेटर्स हैं जो उसको दिए जा रहे हैं, जिन डेटर्स का अकाउंट दिया जा रहा है कि इन इन डेटर से आपको पैसा कलेक्ट करके लेकर आना है, तो वो क्या करेगा, जो अरेंजमेंट किया गया था उनकी जो शर्तें हैं, उन शर्तों के अनुसार एक बैंक एक एजेंट को ऑथराइज करेगा अपने ड्यूज को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, the required particulars of the debtor and receivables to be collected from them are furnished by the bank to the agent along with the copy of relative loan agreement। क्या होता है कि बैंक अपने डीआरए को
जो भी ड्यूज कलेक्ट किए जाने हैं उन ड्यूज की पूरी डिटेल देगा, और जो लोन लिए गए थे, लोन का जो भी एग्रीमेंट है उसकी कॉपी देगा, ताकि जो एजेंट है उस लोन को स्टडी कर सके। अगर कोई किसी प्रकार की क्वेरी मान लीजिए कि बोरोवर की साइड से आती है, तो उन क्वेरी को क्या कर सके वो, हम्म उन क्वेरी को क्या कर सके, हाँ, रिजॉल्व कर सके। कई बार मान लीजिए कि अगर आपके पास एग्रीमेंट होगा तो आपको नॉलेज होगी कि ये लोन एग्रीमेंट में क्या क्या शर्तें थी। तो अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन मान लीजिए कर लिया गया डेटर के द्वारा, उसे कोई डाउट है, उसे कोई क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेके, और वो आपसे पूछ रहा है, तो आप तभी बता पाएंगे जब आपके पास पूरी डिटेल होगी, बैंक ने आपको सारा ड्यूज का डिटेल दिया होगा, पूरा लोन एग्रीमेंट आपको दिया होगा, तभी आप बता पाएंगे उसको। तो ये बैंक क्या करता है, प्रोवाइड करता है अपने डीआरए को। Thus, the debt recovery agent is legally authorized to collect the specified receivables from the debtors on behalf of the principal। तो क्या होता है कि जब बैंक उसको ऑथराइज कर देता है, लीगली ऑथराइज कर देता है, तब ही क्या है, एजेंट कानूनी तौर पर एक किसी डेटर से क्या कर सकता है, प्राप्य राशि वसूल सकता है, कलेक्ट कर सकता है। जब तक ऑथराइजेशन नहीं है तब तक नहीं कर सकता वो। अगर बिना ऑथराइजेशन के चला गया, मान लो राजवीर को ऑथराइज किया और राजवीर का मन नहीं हुआ जाने का, उसने अपने भाई को भेज दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। अभी आप आगे जब चैप्टर आएगा यस एक, सर। तो उसमें एक चैप्टर में बताया जाएगा कि जो राइट्स और ड्यूटीज हैं उनको लेके आपसे डिस्कशन किया जाएगा। आवाज आ रही थी आप लोगों को सही मेरी पहले? हाँ सही आ रही हो, आ रही थी सर। आ रही है सर। ठीक है, पहले भी ठीक थी ना? जी सर। यस सर। ओके। तो क्या है कि वो कह रहा है कि जो ऑथराइज किया जाएगा एक डीआरए को, वो किन शर्तों के अनुसार ऑथराइज किया जाएगा। पहला है लोन एग्रीमेंट। लोन एग्रीमेंट जो एक बोरोवर और बैंक के बीच में हुआ था। दूसरा है डेब्ट कलेक्शन एजेंसी एग्रीमेंट। तो डेब्ट कलेक्शन एजेंसी एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एक बैंक और एजेंसी, जो डीआरए है या डेब्ट कलेक्शन एजेंसी है, उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, तो उस एग्रीमेंट में जो भी चीजें डाली गई है उसके अनुसार वो पैसा कलेक्ट करेगा। ठीक है ना, क्लियर? यस सर। हम्म वगैरह द प्रोसीजर एंड प्रोसेस ऑफ डेब्ट कलेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट इन कलेक्शन प्रोसेस एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी कंपाइल्ड बाय बोथ एंड प्रिंसिपल एजेंट। वो कह रहा है कि जो भी डेब्ट कलेक्शन का प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है हमारा, वो दोनों पार्टी के द्वारा, बैंक के द्वारा भी और एजेंट के द्वारा भी, वो सभी रेगुलेटरी गाइडलाइंस जो बनाई गई हैं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सभी का पालन दोनों के द्वारा किया जाना चाहिए। दोनों उसका पालन करेंगे, बैंक भी और एजेंट भी पालन करेगा उसका। ठीक है, तो कलेक्टिंग ड्यूज में आपको क्या क्या बताया गया कि एक बैंक अपने डीआरए को ऑथराइज करेगा, उस ऑथराइजेशन के अनुसार ही उसको लीगल एंटाइटलमेंट मिलेगा कि वो क्या कर सकता है, पैसा कलेक्ट कर सकता है। और पैसा कलेक्ट करते टाइम उसे किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो उसे ध्यान रखना है कि कस्टमर, बोरोवर और बैंक के बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, और दूसरा कि एक डीआरए एजेंसी और बैंक के बीच में क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है। उनके साथ साथ रेगुलेटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना उसके लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट जो फंक्शन है एक डीआरए का, वो है रेमिटिंग कलेक्टिंग कलेक्टेड फंड्स, एकत्रित एकत्रित राशि भेजना। ठीक है ना, यानी जो पैसा है, जो धनराशि है, जो उसने इकट्ठा किया है, उस धनराशि को जो उसने कलेक्ट किया है, ड्यूज कलेक्ट किए हैं, अब उन ड्यूज को उसे क्या करना है, अपने प्रधान को यानी प्रिंसिपल को भेजना है। तो भेजेगा कैसे, या तो जो भी उसको तरीका बताया होगा कि लाकर वो बैंक में जमा करेगा, या किसी भी जगह से कोई ब्रांच है वहां जमा करेगा। जो भी उसको तरीके बनाए बताए गए हैं रेमिट करने के, वो उन तरीकों को यूज करके, जो भी मोड ऑफ चैनल बताया गया है ट्रांसफर करने का, वो उनको फॉलो करते हुए पैसे क्या करेगा, जमा करेगा। लेकिन जनरली होता क्या है कि डीआरए जो पैसा कलेक्ट करता है, वो पैसा एजेंसी में आता है पहले, और एजेंसी बैंक तक पहुंचाती है ना।
ये एक अरेंजमेंट होता है नेचुरल, जो जनरल है जो। अब है कि फंड्स कलेक्टेड थ्रू चेक, ड्राफ्ट और कैश फ्रॉम द डेटर शुड बी सेंड डिपॉजिटेड बाय द एजेंट टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन इमीडिएटली और एज पर एक्सेप्टेड पीरियोडिसिटी एंड एज पर द एजेंसी एग्रीमेंट। क्या कह रहा है कि जो भी फंड कलेक्ट किया है उसने, या वो चेक के द्वारा किया हो या ड्राफ्ट के द्वारा किया हो या कैश में किया हो, उसको इमीडिएटली किसको पहुंचाना है? उसे जिसके लिए वो काम कर रहा है। और या फिर जो टाइम उसको बताया गया है एजेंसी एग्रीमेंट के अनुसार कि कितने टाइम में वो पैसा आपको जमा करना है, तो उस टाइम के अंदर अंदर जो लिमिट दी गई है, जो टाइम ड्यूरेशन उसको सजेस्ट किया गया है, एडवाइस किया गया है, उस टाइम ड्यूरेशन में उसको वो पैसा क्या करना पड़ेगा? अपने प्रधान को देना पड़ेगा लाके। ठीक है, क्लियर? हम्म। हाँ। It should, however, be ensured that the amount collected is credited to the client's loan account immediately, if not within a day's time। वो कह रहा है कि इस चीज को भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि जो पैसा कलेक्ट किया गया है बोरोवर से, वो उसके लोन अकाउंट में इमीडिएटली, उसी दिन के अंदर जिस दिन पैसा किया गया है, वो क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, है ना? उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए वो पैसा। ये बैंक की जिम्मेदारी है। स्टेटमेंट्स ऑफ अमाउंट कलेक्टेड शुड बी सेंड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलोंग विद अमाउंट प्रिफरेबली इन डुप्लीकेट। तो कह रहा है कि जो भी अमाउंट, स्टेट ऑफ अमाउंट कलेक्ट किया गया है, वो जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जिस भी बैंक के लिए वो काम कर रहा है या एनबीएफसी के लिए काम कर रहा है, वो भेजना है उसको। पूरा स्टेटमेंट भेजा जाएगा, रिकॉर्ड भेजे जाते हैं। The copy of acknowledgement by the creditor should be kept on record by the agent in chronological order for future reference। और क्या है कि जो भी कॉपी है एक्नॉलेजमेंट की, जो क्रेडिटर के द्वारा जो है वो रखी, वो क्या है, उनको रखना है उसको। मान लीजिए कि आपको कोई भी आपने पेमेंट उठाया है, उसका जो भी आपको बताया है कि आप रिसीट देंगे, क्या देंगे अपने बोरोवर को, वो सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? संभाल के रखनी पड़ेंगी एक सिस्टेमेटिक तरीके से, ताकि फ्यूचर में अगर कोई सवाल जवाब हो तो आप बैंक को या बोरोवर के सामने प्रेजेंट कर सके। ठीक है, आया समझ आप लोगों को क्या चल रहा है? हम्म, क्लियर हुआ? बोलते नहीं हो कुछ भी। यस सर, यस सर। सर क्लियर, माइक ऑफ है, क्लियर। हम्म। नेक्स्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है बही खाता रखना। बही खाता क्या होता है कि आप जो भी, जैसे कि आप लोग सीएसपी का वर्क करते हैं, है ना? तो आप जितना भी बैंक के लिए काम कर रहे हैं, जो भी अकाउंट ओपन ब्याज कर की तो रहे हैं बैंक को पता या पैसा जमा कर रहे हैं आप, या पैसा विड्रॉल करा रहे हैं, तो इसके लिए बैंक ने आपको ये सजेशन या एडवाइस दी होगी जब आपने ये काम शुरू किया होगा, कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करके रखना है अपना। जी। बोला होगा ना आपको कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने हैं, रजिस्टर बना के रखना है, फाइल बना के रखनी है, ये सब कुछ करते होंगे ना अपने अपने जो आपका जो पॉइंट है, जो करते बीसीबीएफ का हैं। आपका पॉइंट है, वहां आप करते होंगे। तो जी सर। उसको हम क्या कहते हैं? बही खाता बनाना, रखना ही कहते हैं, उसे बुक कीपिंग ही कहते हैं हम। इसी का मतलब बुक कीपिंग है। कि ऐसे ही डीआरए का जो फंक्शन है, तो डीआरए के फंक्शन में जो भी चीजें उसको एडवाइस की गई है, जो भी रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंट के, उनको मेंटेन करना ही उसकी, उसका क्या है? बुक कीपिंग है। उसमें क्या क्या है? वो कह रहा है कि लिस्ट ऑफ डेटर रिसीव फ्रॉम द प्रिंसिपल, कि जो भी डेटर से उसको लिस्ट प्राप्त हुई है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना उसकी जिम्मेदारी है, वो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा। लिस्ट जी। ऑफ रेमिटेंसेस टू द प्रिंसिपल, जो भी पैसा उसने अपने प्रधान को क्या है भेजा है, जो कलेक्ट किया हुआ पैसा भेजा है, उसका भी रिकॉर्ड सिस्टमेटिक तरीके से रखना होगा। क्योंकि कल को प्रधान को कोई कंफ्यूजन हो, कोई किसी ट्रांजैक्शन में कोई डाउट हो, क्या? तो वो क्लियर कैसे होगा जब रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि किस डेट पे कितना पैसा आया, किस डेट पे दिया। कुछ भी देखो, पैसे का मैटर है, कभी भी कंफ्यूजन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप लोगों के साथ भी होता होगा कभी। कभी जो व्यक्ति पैसा जमा करके आपके यहाँ जाता होगा सीएसपी पॉइंट पे, तो आप लोगों से कई बार वो आके मिलता होगा कि जी मेरा तो पैसा जमा ही नहीं हुआ, है ना? या बैंक में कई बार क्रेडिट नहीं हुआ पैसा, तो आप लोग क्या करते हैं फिर? आप प्रूफ अपना रखते हैं ना
कि जिससे कोई डिस्क्रिपेंसी आए तो हम उसको दिखा सकें कि देखिए ये रिकॉर्ड है हमारे पास, जी सर। है ना। तो जी जी। इसलिए वो बुक कीपिंग करना जरूरी है, रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। इसी में आगे की लेजर अकाउंट ऑफ ईच डेटर, हर देनदार का अलग क्या है, खाता मेंटेन करना जरूरी है, मिक्स नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं किसी का पैसा लाए किसी में डाल दिया, किसी का पैसा यहाँ कर दिया किसी का वहां कर दिया, तो वो क्या है, बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा वो, है ना। इसलिए उनका अलग लेजर होना चाहिए, अलग क्या होना चाहिए, खाता, वही खाता उसका मेंटेन करना है। अब है कॉपीज ऑफ लोन एडवांस एग्रीमेंट बिटवीन द डेटर एंड द बैंक, जो भी बैंक और जो डेटर है उसके बीच जो लेन देन हुआ था लोन का, उसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो कॉपीज हैं, वो भी आपको क्या करनी है, मेंटेन करके रखनी है। क्यों मेंटेन करके रखनी है, कि कल को आप किसी रिकवरी पे जा रहे हैं, आपको वो सारी फाइल वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह साथ में रख के लेके जाने पड़ते हैं, है ना, और उनको मेंटेन करके रखना है। और दूसरा कि ये किसी किसी भी व्यक्ति के हाथ में ना पड़े, इनको कॉन्फिडेंशियल भी रखना होगा आपको, है ना, किसी भी व्यक्ति के हाथ ना लगे, ये कॉन्फिडेंशियल भी आपको रखना होगा। इसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। बुक कीपिंग को शॉर्ट में आप यही समझे कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपके बैंक के द्वारा आपको एडवाइस किया गया है, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन सिस्टेमेटिक तरीके से आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, क्लियर। यस सर। हम्म, क्लियर सर, क्लियर क्लियर। ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटिंग एंड रिपोर्टिंग। क्या है कि डॉक्यूमेंटिंग और रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, कि आप जो भी आपने, जो आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आपके काम से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, उनको आप अपने पास अरेंज करके रखेंगे। और रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, कि रिपोर्टिंग का मतलब है कि जो आपका प्रिंसिपल है उसको बताएंगे, आप जो भी डेवलपमेंट आप करते हैं उसको बताना। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि एक डेट रिकवरी एजेंट इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट एंड इवेंट्स इन द कलेक्शन प्रोसेस, कि जो भी वो कार्य कर रहा है एक रिकवरी एजेंट, फील्ड कॉल कर रहा है, फील्ड कर रहा है, तो जो भी काम वो करता है, तो जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसका रिकवरी के अंदर, जो भी उसने कार्य किया है उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है उसे। अगर डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं चलेगा ना आपने क्या काम किया, आप भूल भी जाएंगे, सबका याद तो रख नहीं पाएंगे। रख पाएंगे क्या सबका, वर्बली जो भी बात होगी आपकी, नहीं रख पाएंगे। नहीं रख पाएंगे ना आप। पर्टिकुलरली इन डिस्प्यूटेड एंड डिफरेंट केसेस, और ज्यादातर आपको उन केसेस का तो डॉक्यूमेंटेशन जरूर रखना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट आपका डेटर के साथ हो गया है। ठीक है। और उनका पीरियोडिकली रिपोर्ट भी आपको भेजना है। रिपोर्ट भेजते होंगे ना आप भी अपना मंथली, शायद आपका जो भी होगा बैंक ने आपको मंथली रिपोर्ट मांगने के लिए कहा होगा, या वीकली आपका कुछ होता है, एक होता है ना रिपोर्ट प्रेजेंट करने का डे होता है। होता है सर, होता आप मंथली करते हैं, क्या करते हैं, मंथली। मंथली होता है ना, तो वही वो कह रहा है कि जो पीरियोडिकली आपको क्या करना है, अपने बैंक को वो रिपोर्ट भेजना है। Some bank NBFC may require agent to record conversation they have with the customer during process। वो कह रहे हैं कि कुछ बैंक और एनबीएफसी होते हैं, जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है आपका एक बोरोवर के साथ में, उसको रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं। तो ज्यादातर हमारा जो काम होता है रिकवरी एजेंसी में, वो रिकॉर्डेड मोड पे होता है, जो भी बात हो रही है वो रिकॉर्डेड लाइन पर ही होती है। ठीक है। रिकवरी एजेंसी में अरेंजमेंट जो होता है, वो कॉलिंग रिकॉर्डेड होती है सारी की सारी, ताकि बोरोवर किसी प्रकार का झूठ ना बोल सके, बाद में अपने शब्दों को चेंज ना करे। बोरोवर हो सकता है आपके ऊपर कोई ब्लेम लगा दे कि इस व्यक्ति ने मेरे को कॉल करके डराया है, धमकाया है, तो बाद में कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है, तो आप रिकॉर्डेड लाइन पे अगर आप बात करते हैं, तो आप अपनी क्लैरिटी दे सकते हैं, उस डिस्प्यूट के अगेंस्ट आप बता सकते हैं। और अगर कोई बोरोवर आपके साथ डिस्प्यूट कर रहा है, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो आगे चल के कोई लीगल केस होता है, तो उसको हम एज अ एविडेंस क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। ठीक है। फर्दर, फ्रॉम अकाउंटिंग एंगल, द रिसीवेबल कलेक्शन बाय द एजेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड पीरियोडिकली टू द प्रिंसिपल। वो कह रहा है अगर आप अकाउंटिंग दृष्टिकोण से भी देखेंगे,
तो उसमें क्या है कि जो भी पैसा कलेक्ट किया है एजेंट ने, उसको पीरियोडिकली रिपोर्ट करना अपने प्रधान को, उसकी जिम्मेदारी है ये। आप जो पैसा कलेक्ट करते हैं वो अपने पास रख लेते हैं या बैंक को देते हैं? बैंक को। बैंक को जमा करते होंगे ना डेली जाकर? जी। डेली करते हैं या अगले दिन करते हैं? हाँ, सेम डे। सेम डे करते हैं। वैसे अगले दिन का कोई प्रावधान है आपके काम में कि जो आपने कलेक्ट किया वो अगले दिन जमा हो जाएगा? ऐसा कोई प्रावधान है आपके काम में क्या? पैसे तो कलेक्ट करते नहीं हम सर। आप पैसे कलेक्ट नहीं करते? नहीं, जो वो पैसा तो जमा करने आता है वो सर पैसा हमारा ही होता है, अपने खाते से उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, वो हमारे पर्सनल पैसे होते हैं, उसमें बैंक का कोई हाँ। पैसा नहीं। अच्छा, बैंक का नहीं होता आपका? जी नहीं। उसमें बैंक का कोई पैसा नहीं अच्छा। होता सर। अच्छा, मतलब आप पूरा कैश अपनी आप मेंटेन करते हैं अपना खुद का? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई कस्टमर पैसा जमा करने आया, तब क्या करते हैं आप? उसका पैसा उसी उसी टाइम उसके खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, उसको वो रिसीव दे पैसा देते जो हैं। वो पैसा जो उसने आपको दिया, उस पैसे का क्या होता है फिर? वो दूसरे कस्टमर विड्रॉ करने आते हैं, उन्हें दे देते हैं। हाँ, तो मतलब एडजस्टमेंट होता होगा ना आपका उसके अंदर। अगर बिल्कुल मान बिल्कुल। लीजिए कि आपके पास कोई दिन भर में 5 कस्टमर निकालने के लिए आए पैसा, ठीक है ठीक है, और जमा करने 20 आ गए, और आपके पास 30,000 एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तब क्या करते हैं? सर, हमारे अकाउंट में पैसा होगा तभी हम कस्टमर के खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। अगर हमारे अकाउंट में मान नहीं लीजिए होगा तो 50, मना कर देंगे। कस्टमर 1 लाख जमा अच्छा, करने आएगा तो 50 ही जमा कर सकते हैं बस। तो मतलब आपने पहले से एडवांस अपने अकाउंट में पैसा रख रखा है जो बैंक के जो पास जमा होता होगा आपका? नहीं सर, इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। हम्म। हमारा जो सर अपना सेटलमेंट खुद का है। लेन देन रहता है। हाँ। होता सर, एक वॉलेट होता है बना हुआ पोर्टल। हाँ हाँ, वो वॉलेट बैंक के साथ ही होगा ना बैंक के भैया वो। साथ होता है सर। हाँ, तो वो पैसा आपने एक तरीके से दे रखा है हाँ ना हाँ, बैंक को पहले से। बैंक को दे रखा है बात वो। तो वही है, आपने पहले से जमा कर दिया है। जी। बात तो वही है जो ये पैसा कस्टमर आपके का पास आ जितना। रहा है, वो पैसा जी भले ही आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, जी लेकिन जी कहीं जी। ना कहीं आपने बैंक को जमा तो किया ही है। जी सर, पैसा हमारा होता है, दिन में जो भी हाँ निकासी होती है वो सारी वॉलेट में जाती है, उसके बाद में सर हाँ वहीं से कस्टमर का जमा कर दिया जाता है, वहीं से कम हो जाता है, वो हमारे पास आ हाँ, वो जाता है। आप है। उसको हाँ। डिजिटली कर रहे हैं जी जी देखा जी जाए जी तो, जी लेकिन जमा तो कर रहे हैं ना बैंक के जी पास। जी जी अगर वो पैसा आप बैंक के पास जमा नहीं करेंगे अपने वॉलेट में, तो आप नहीं कर पाएंगे ना काम। जी सर। क्योंकि बैंक ने क्या है कि बैंक ने आपको ये बोला कि अपना एक वॉलेट बना लीजिए, जी। उस वॉलेट में आप पैसा जमा कर दीजिए, यही बोला होगा ना बैंक ने आपको। पहले तो आपसे पैसा लिया होगा ना, बैंक। अपनी सर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने आपका पैसा ले लिया है, और आप उसी सर पैसे से लेन देन कर रहे हैं। सर, जो वॉलेट होता है उस वॉलेट में कस्टमर के जब विड्रॉल करते हैं वो पैसा वॉलेट में जाता है, इसमें बैंक का कोई रोल नहीं है। जो नहीं नहीं, पैसा आप कस्टमर के खाते से निकालते असलम जी, हैं वो। सुनो सुनो मेरी बात को सुनो, क्या है कि जो वॉलेट आपका बैंक की तरफ से आपको दिया गया, ठीक है ठीक है, तो वो पैसा दिन भर में मान लीजिए कि जो लोग आए जमा करने, पैसा ठीक आपके है पास आ गया, कुछ ठीक है लोग विड्रॉल करने आए, आपने उनको दे दिया, ठीक है। तो वो पैसा जो आपको जब पहली बार वॉलेट दिया गया था तब क्या हुआ था? पहली बार वॉलेट हमारा खाली दिया था हमें, खाली दिया बिल्कुल था, उसके ब्लैंक। बाद क्या हुआ? कस्टमर निकालते गए, पैसा वॉलेट में बढ़ता गया, हमारे गले से खत्म होता गया। मतलब वॉलेट आपको खाली दिया, कस्टमर बिल्कुल। ने पैसा निकाला, वो पैसा कस्टमर के खाते में गया और हमने खाते कस्टमर को विड्रॉल से दे दिया नहीं अपने। नहीं, देखो सुनो मेरी बात सुनो, आपके पास खाली वॉलेट था, जी। ठीक है, खाली वॉलेट था, आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने उसका पैसा विड्रॉल करा दिया 10,000 रुपये। जी जी। ठीक है। वो पैसा कहाँ से विड्रॉल हुआ? कस्टमर के अकाउंट से। कस्टमर के अकाउंट से हुआ। जी। आपके वॉलेट में क्या हुआ उसका? प्लस वॉलेट हो में गया। हमारे प्लस हो गया। आपके वॉलेट में प्लस हो गया वो पैसा। जी। हाँ। उसकी उसके बाद अथेंटिकेशन सर हमारे ही पास रहती है, बैंक के नहीं है। हाँ, मेरी बात सुनिए आप अगेन। वो बैंक ने आपको जो वॉलेट दिया है वो लेन देन करने के लिए दिया है, बिल्कुल सर बिल्कुल। जी 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 लेकिन अगर वो पैसा इनडायरेक्टली जमा तो आप उसी को कर रहे हैं। अगर हाँ। मान लीजिए कि दिन भर में अगर लोग आपके पास सिर्फ विड्रॉल करने आते रहे ठीक है। और जमा करने ना आए, तो क्या होगा? तो
तो वो पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके हम बैंक से लाएंगे अपना ही पैसा। हाँ, अपना पैसा बैंक से लाएंगे सर, जी बैंक से लाएंगे। सेटलमेंट जी करा के अपने बैंक उससे लेके आते हैं। हाँ, तो करते हैं ना आप सेटलमेंट, वही मैं जी जी बोलना चाह रहा हूँ आपको। जी जी। इनडायरेक्टली आपको पैसा जमा करना ही पड़ता है ना। हम्म। करना बिल्कुल पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। जी 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 हाँ, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा आपको भी। आपका मतलब सिस्टम इस तरीके से बना दिया उन्होंने कि ताकि आपको बार बार ब्रांच में जाना ना पड़े रोज पैसा जमा करने और उसको। लेकिन जो पैसा है, अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, किसी ने, बैंक ने आपको खाली वॉलेट दिया और पैसे विड्रॉल होते चले गए, मान लो कोई जमा करने ही नहीं आया आपके पास, तब जी। क्या होगा? बैंक तो सेटलमेंट बैंक से कराएंगे, निकालने बैंक से जाएंगे। निकालेंगे। बैंक से निकालने जाएंगे ना। जी जी सर। हाँ हम्म। तो जो पैसा, नहीं नहीं, आप देखिए, आप अगेन मेरी बात को नहीं समझ पा रहे। मैं एक बात तो क्लियर करना चाह रहा हूँ। आपको वॉलेट दिया, आपके पास वॉलेट खाली था, जी सर। कस्टमर आया, जी। पैसा आपने दे दिया। हाँ वो पैसा जो आपने दिया, वो अपने पास से दिया होगा जी, कैश, अपने पास से दिया जी। और आपके वॉलेट में क्या हो गया? वो क्रेडिट। क्रेडिट हो गया। यही बोल रहे हैं ना आप? जी जी अगर मान लीजिए कि पूरे दिन वो पैसा सिर्फ विड्रॉल ही होता रहा, जी। तो फिर उस पैसे को निकालेंगे जाकर? हाँ, सेटलमेंट करेंगे सर उसका। करेंगे ना जी, सेटलमेंट। करंट अकाउंट में, हाँ। हाँ, तो वही है कि आपका मेन क्या है, उन्होंने अरेंजमेंट इस तरीके से किया है कि अपनी सिक्योरिटी की वजह से, कि कोई डीआर, कोई सीएसपी पैसा लेके ना भाग जाए, वो उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया है वो चीज। जी सर। यही तो हो रहा है। जी 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 यस सर। हम्म, यही हो रहा है ना। हाँ, अब आपके वॉलेट में चलिए वो क्रेडिट हो गया। अब हम एक पर्सपेक्टिव देखते हैं कि मान लीजिए कि आज आपने सीएसपी ओपन किया अपना। जी अब लास्ट आपका जो सीएसपी में 10,000 रुपये वॉलेट में था लास्ट डे। जी आज कोई व्यक्ति आके, आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ गए जी और आपके पास 5 लाख रुपए जमा हो गए कैश, तब क्या करते हैं आप? सर, पहले तो कस्टमर को ही मना कर देते हैं, इतना कैश रख लेते ही नहीं है जब तक हमारे वॉलेट में है नहीं। तब तक आपके वॉलेट में है नहीं मतलब आप डिपॉजिट नहीं लेंगे? ना, क्यों? सर डिपॉजिट तभी ले सकते हैं तो जब हमारे हमारे वॉलेट में होगा। वॉलेट में पैसा हो। हाँ, तो वॉलेट में पैसा, अगर आपके मान लीजिए कि वॉलेट में पैसा नहीं है, तो आप डिपॉजिट नहीं लेते हैं? नहीं लेंगे सर। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? तो सर सर मैं उन्हें सर बताऊं, ट्रांसफर ही सर नहीं कर सकते हैं ना। मैं बताऊं, ये ले तो सकते हैं परंतु डिपॉजिट कर नहीं सकते। वो जो उनका सेटलमेंट अकाउंट होता है वो परमिशन नहीं देता है। वो वो बोलता है कि इनका आपके अकाउंट में बैलेंस इनका नहीं है। इनका अकाउंट से ही वो पैसा आगे आगे ये ट्रांसफर करते होंगे ना। आप जी, वो कस्टमर के अकाउंट में जाएगा नहीं। वो जाएगा नहीं। जाएगा नहीं। तो अगर मान लीजिए कि वो पैसा आपके पास लेकर आया, मान लीजिए कि कोई कस्टमर आपके पास पैसा लेकर आया और आपने जाके बैंक में जमा करा दिया, हाँ जी। तो तब तो कर देंगे आप ट्रांसफर हाँ, उस। तब तब हाँ, तो हो कर जाएगा। देंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ भैया, और क्या बोल रहा हूँ एट लास्ट तो सर बैंक को देना पड़ेगा ना। सर सर हमारे पास हाँ, लेकिन पैसा है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग, ऐसा है कि जितना पैसा आपके अकाउंट में होता होगा, आप उससे ज्यादा लेते नहीं होंगे। जी यही करते होंगे ना। जी अगर जी। आप जाके उसी टाइम पे बैंक में अपने वॉलेट में जमा करा दें उसे, हम्म, तब तो आप ले सकते हैं। हाँ ले सर, सकते हैं या नहीं ले सकते? बैंक से नहीं होगा वॉलेट में। सर नहीं होगा जो वॉलेट में। जी सर जी। हमारा अकाउंट का जो वॉलेट है उसमें पैसा बैंक जमा नहीं कर सकता। हाँ। अच्छा, ऐसा है कुछ। जी 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 जी। अच्छा। सर मैं ये बोलना चाह रहा था। हाँ, सर जो हमारा ओडी अकाउंट रहता है उसमें पहले से लिमिट रहती है, उसमें पहले से डिपॉजिट पेमेंट रखना जरूरी रहता है ओडी वो अकाउंट अलग में। है। सही, इससे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे, मतलब आपने मान लीजिए कि आपने फर्स्ट डे अपना वॉलेट अकाउंट लिया, ठीक है? तो आप क्या फर्स्ट डे बैंक में पैसा जमा कराते होंगे, तभी वो आपको वॉलेट अकाउंट मिलता होगा या नहीं मिलता होगा? ये- अपने अकाउंट में डिपॉजिट पैसा करना जमा पड़ता है। नहीं कर सकते हम। हाँ, क्या कह रहे हैं? अपने अकाउंट को हमारे अकाउंट में बैंक पैसा जमा नहीं कर सकता, वो सिर्फ उनके विड्रॉल से जाएगा। अच्छा, मतलब जो लेन देन होगा उसी से ही होगा आपका। बिल्कुल। अच्छा, मतलब वो आपका कुछ लिमिटेशंस ऑब्लिगेशंस बनाया होगा बैंक ने आपके ऊपर, जी जी जी। है ना? ये आप कहना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे तो
जनरल जो ट्रांजैक्शन होता है वो यही होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता आपके ऊपर, तो आप जो पैसा कलेक्ट करेंगे किसी भी बोरोवर, किसी भी कस्टमर से, वो जमा तो करना पड़ेगा ना आपको, जी जी। करना पड़ेगा ना वैसे सर तो आपको। ये हाँ हर हर बैंक का नियम अलग है सर। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में हम ब्रांच में भी कराते तब भी हो जाता है। हाँ चाहे 2 लाख हाँ कराओ 3 लाख कराओ अपने वैलेट में हो जाता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि इनमें और भी सीएसपी हाँ पॉइंट पे ऐसा नहीं है जैसा इनके साथ हाँ है, ऐसा बीओबी में नहीं नहीं है। हाँ है ऐसा। बीओबी बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा में में नहीं इश्यू है। नहीं है। हाँ, क्योंकि नहीं वहां उसमें तो फिक्स डिपॉजिट बना रखे उन्होंने। वहां तो आप मतलब ठीक है। बैंक में जमा कर सकते हैं पैसा, जो भी पैसा आपके पास आएगा वो जमा कर सकते हैं आप जाकर। नहीं अधिकतम भी करवा सकते हैं। चाहे 5 लाख कराओ चाहे 10 कराओ कोई लिमिट नहीं हाँ है। हाँ अपना हाँ सीएसपी चलाने के लिए कोई हाँ, मैं लिमिट नहीं है वही उसमें। बोल रहा हूँ। वैसे ये जनरल जनरल बैंकिंग तो यही होती है हाँ कि जो सीएसपी पॉइंट जिसे हम बैंक मित्र बनाते हैं, कि कोई व्यक्ति अगर उनके पास पैसा जमा करने आ रहा है तो वो बैंक में उस पैसे को जाके जमा कर सकता है ना। हाँ जी वैसे कुछ वैसे तो हम एडवांस रखते हैं उसमें अपना सीएसपी चलाने के लिए एडवांस में रखते हैं। बाई चांस कम पड़ जाए तो हम हाँ, तो अपनी जमा ओर कर से और देंगे जमा ना करा आप, देते हैं। जाके जाके जमा करेंगे ना आप हाँ वहाँ पे, वही बोलना चाह रहा बिल्कुल। हूँ मैं। हाँ जमा भी हो जाता है निकल भी जाता है इसमें से। अगर अपने को हाँ जरूरत है निकलवाने की ज्यादा कैश हाँ निकलवाने आ रहते हैं हाँ चेक लगाया निकाल देते हैं बैंक वाले। चाहे 2 लाख हाँ निकलवाओ चाहे 5 चाहे 10 हाँ, निकलवाओ वैसे तो कोई जनरल बैंकिंग ऐसी ही चलती है बैंक मित्र के द्वारा, लेकिन मे भी इनके यहाँ कुछ प्रोटोकॉल होगा, कुछ होगा उनका अपना सिक्योरिटी हम्म, इशू, जिस वजह से ऐसा परमिसेबल नहीं होगा, वो हो सकता है ऐसा, है सर ना। ये पीएस स्टेट चलिए। हर ब्रांच का अलग पीएसबी अलग के है। सर हर ब्रांच का अलग है। स्टेटमेंट पीएसबी का से एक है, अलग है। हम्म उसका जैसे ही कस्टमर का डेबिट होता है हम्म और वो करंट अकाउंट में तुरंत क्रेडिट हो जाता है। क्रेडिट हो जाता है, समझ गया मैं, आपका हाँ एडजस्टेबल टाइप का होगा, ये है ना। हमारा अलग है सर, कई हाँ पोर्टल से और ठीक है, हो जी सकता है आप लोगों का अलग हो, लेकिन हम जनरल बैंकिंग की अगर बात करें तो जनरल बैंकिंग ये कहती है कि जो भी पैसा आपने, आप चाहे बैंक मित्र हैं, और हम वैसे तो ये डीआरए की बात कर रहे हैं जिसने पैसा कलेक्ट किया है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसने जो भी पैसा कलेक्ट किया है उसको क्या करेगा, वो जमा करेगा अपने प्रिंसिपल को। सेम अगर आप भी किसी कस्टमर का पैसा उठा रहे हैं तो वो आपको बैंक में जमा कराने हैं। लेकिन जी आप क्या करते हैं, आप जब कस्टमर का जो पैसा आपके पास आ रहा है आपने अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया, तो इनडायरेक्टली वो पैसा आप बैंक को जमा कर रहे हैं, जब भी तो ट्रांसफर हो रहा है। जी जी सर हो रहा है या नहीं। जी इनडायरेक्टली आप बैंक को जमा कर रहे हैं ना अपने अकाउंट से, जी तभी तो पैसा ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कर तो आप भी वही काम रहे, जी जी सर है ना। जी अगर आपके वॉलेट से डेबिट हो रहा है तो वो इनडायरेक्टली आप अपना पैसा जमा कर रहे हैं बैंक को, तभी तो वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर पा रहा है बैंक, जी सर है ना। वो है, वो एक अलग बात है कि आपके ऊपर उन्होंने जो बाध्यता लगा दी है वो एक अलग चीज है। वो उनका कोई सिक्योरिटी का इशू होगा जिस वजह से ये बाध्यता उन्होंने ऑब्लिगेशन लगा दी, लेकिन आप अपने सर अकाउंट से जो कुछ पैसा। कंपनियों का है, कुछ हाँ कंपनियों के द्वारा ये बनाया गया है सर। हाँ डायरेक्ट वो नहीं होता है सर। हाँ, हो सकता है कि आपके अलंकित ने कुछ अलंकित इस से जी तरह का प्रोटोकॉल बना रखा होगा सिक्योरिटी पर्पज से, जी वो हो जी सकता है मे बी। सर ये लेकिन बैंक का प्रोटोकॉल है बैंक का। हाँ, हो सकता है बैंक का हो, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम उसको जनरल तरीके से देखें तो बात वही हो रही है कि आप अपने वॉलेट से पैसा डेबिट कराते हैं, किसी कोई कस्टमर पैसा जमा करने आया आपके वॉलेट से डेबिट हो गया, तो आप इनडायरेक्टली पैसा बैंक को दे ही रहे हैं, तभी तो बैंक उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, नहीं तो नहीं करता ना। करता नहीं तो नहीं करता। जी आपके अकाउंट से माइनस हो रहा है तो वो दे तो रहे हैं ना आप बैंक को। जी। अगर मान लीजिए कि जी मनीष सर 10,000 रुपये जमा करने आए, आपके वॉलेट से 10,000 रुपये आपने माइनस किए, तो वो पैसा आपने क्या किया, बैंक को ही तो दिया। जी सर बैंक ने जमा कर दिया उस व्यक्ति के अकाउंट में जिस जो जमा करने आया था, है ना। हम्म तो वही बात हम कर रहे हैं कि जो अगर हम अकाउंटिंग मतलब पर्पज से भी देखें, अकाउंटिंग दृष्टिकोण से भी देखें, तो जो रिसीवेबल अमाउंट है एजेंट के द्वारा वो क्या होनी चाहिए, पीरियडिकली उसका क्या होना चाहिए, वो रिपोर्ट करना उसके लिए जरूरी है। जो भी पैसा वो कलेक्ट किया, हर मंथ में हमारी एक क्लोजिंग डेट होती है रिकवरी में, उस क्लोजिंग डेट पे हमें सारा बैंक को बताना पड़ता है कितना पैसा हमने कलेक्ट किया, या हमें रिपोर्ट देनी पड़ती है उस बैंक को, रिकवरी एजेंसी को रिपोर्ट देनी पड़ती है। उसी के बेस पे उनका क्या होता है, जो भी कमीशन है
जो भी उनको पैसा मिलना है उसी के बेस पे मिलता है फिर। ठीक है। हम्म। The account statement would normally show the due receivables, amount collected and remitted, the balance yet to be collected debtor wise। वो क्या कह रहा है कि जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो नॉर्मली क्या होता है, ड्यूज रिसीवेबल्स को दिखाता है, कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया है, कितना पैसा जमा किया गया, कितना बैलेंस है डेटर वाइज, ये सारी चीजों को शो करता है। अकाउंट स्टेटमेंट में जो है वो सारी चीजें होती हैं। अब नेक्स्ट जो वर्क है, जो नेक्स्ट फंक्शन है डीआरए का, वो है रीपर्चेसिंग सिक्योरिटी। यानी कि अब कोई मान लीजिए कि कोई बोरोअर है, अब वो हमें पैसा नहीं दे रहा है, हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, लोन एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार वो पैसा नहीं दे रहा है, और लोन एग्रीमेंट में किसी प्रकार की सिक्योरिटी चार्ज की गई है। अगर हमने सिक्योरिटी चार्ज की थी तो फिर हम क्या करेंगे, एज पर सिक्योरिटी जो चार्ज हमने की है, चाहे वो हाइपोथिकेशन हो या प्लेज हो, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम उस केस में उसको पहले नोटिस देंगे, और नोटिस देने के बाद अगर वो नहीं देता है हमें पैसा वापस, तो हम अपनी सिक्योरिटी को वापस ले लेंगे, यानी कब्जा करेंगे उस पे। ठीक है, कब्जा करेंगे, जो भी लीगल प्रोविजंस हैं उसके, जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसके अनुसार करेंगे हम। तो बैंक को कुछ लीगल प्रोविजन फॉलो करने होते हैं इसके लिए, कि वो रीजनेबल नोटिस देगा। अगर उस नोटिस के बाद भी वो पैसा नहीं पे करता है, तो फिर बैंक क्या करेगा, उस सिक्योरिटी को अपने पास रीपर्चेस करेगा, वापस लेगा उसको, और फिर उसको बेच के अपना पैसा निकाल लेगा। अगर मान लीजिए कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे कि हाउस है, लैंड, बिल्डिंग, अगर इसके अगेंस्ट हमने लोन दिया था और वो नहीं दे रहा है, तो फिर हमें कानूनी कार्रवाई करनी होती है। आपको बताया था कि कोर्ट का इंटरवेंशन जरूरी होता है, यानी कि कानूनी कार्रवाई का जो स्टेप है, लीगल नोटिस भेजना है, उसके बाद उसमें सील लगानी है घर पे जाके फिजिक सिंबॉलिक पोजीशन लेने के लिए, फिर वैल्यूएशन निकलवाना है उसका, और फिर हम उसका नीलामी करेंगे, यानी ऑक्शन लगाएंगे उसका, और फिर ऑक्शन लगा के जो भी पैसा आएगा उससे अपना पैसा लोन का हम क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, रीपर्चेसिंग, रीपर्चेसिंग कहते हैं हम इसको, रीपर्चेसिंग सिक्योरिटी। ठीक है, आया समझ? हम्म। हम्म। नेक्स्ट है ये, हाँ, रीपर्चेसिंग हो गया कि हम रीपर्चेसिंग करते हैं। अब है इनिशिएटिंग लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई शुरू करना। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हमारे साथ जब कोऑपरेट नहीं करता, हम उसको नोटिस दे चुके होते हैं, कई बार हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ जाती है। तो आप जब अभी एक चैप्टर आपका होगा उसमें लीगल रिकवरी के बारे में बताया जाएगा, वहां पे किस किस तरीके से हम कानूनी कार्रवाई करते हैं वहां आपको बताया गया है। तो यह है कि कई बार क्या होता है कि बैंक जो होता है, कुछ लॉ फर्म होती हैं जो डीआरए एजेंसी के रूप में भी काम करती हैं, उनको ये ऑथराइजेशन दे देता है कि आप हमारे बिहाफ पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। लग रहा है कि इन केस द डेटर हैज मीन्स एंड एसेट्स बट इज अनविलिंग टू रीपे द लोन, द डेब्ट रिकवरी एजेंट कैन रिकमेंड लीगल एक्शन। क्या है कि किसी डेब्ट रिकवरी एजेंट ने बोला कि भैया इसके पास पैसा तो है, ये जानबूझकर पैसा पे नहीं कर रहा है, पैसा है इस व्यक्ति के पास। तो क्या होता है कि बैंक की कंसेंट अगर मिल गई है, बैंक ने अगर बोल दिया कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है आप लीगल एक्शन क्या करिए, इनिशिएट करिए इसके ऊपर, एज पर एग्रीड जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उसके अनुसार क्या करेंगे, आप बैंक के बिहाफ पर लीगल एक्शन इनिशिएट करवाएंगे। फिर उसमें बैंक का परमिशन होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, बैंक की परमिशन के बिना नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रेसिंग डेटर्स। ट्रेसिंग डेटर्स का मतलब क्या है, कर्जदारों का पता लगाना। देखिए बहुत बार क्या होता है कि हमारे जो
लोन लेने वाले जो कर्जदार यानी कि जो बोरोवर्स हैं या डेटर्स हैं, वो अपना एड्रेस चेंज कर देते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, किसी दूसरी सिटी के अंदर चले जाते हैं और इधर उधर गायब हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने इन ऐसे लोगों से रिकवरी करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ना तो वो कांटेक्ट में है, ना वो घर पे अवेलेबल है, ना मोबाइल नंबर उसका ऑन है। तो पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो हम ऐसे व्यक्ति का, 1 मिनट रुकिएगा, है ना, 1 मिनट दीजिए। अरे शानवाज आ गया। शानवाज जाओ, अपनी जगह जाओ। चला गया। तो जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है या जो अपना सिटी चेंज कर गया, एड्रेस चेंज कर लिया है, उससे सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे सामने ये है कि पहले हम उससे बात तो कर पाए, पहले हमारी उसकी कॉन्टेक्टेबिलिटी तो निकले, तभी तो हम उससे डिस्कस कर पाएंगे, तभी तो हम उससे मिल पाएंगे, तभी हमारा पैसा रिकवर भी होगा। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। सर बोल नहीं रहे अभी। मैंने अब सर कहा तो एक अच्छा मिनट रुकिए। अभी सर बोल नहीं रहे। हाँ, मैंने कहा था 1 मिनट रुकिए, आपने सुना नहीं अब जैसी। जी। तो ऐसे में क्या होता है कि इनका पता लगाने के लिए हमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम उसके जो पर्सनल और प्रोफेशनल रेफरेंसेस उसने दिए थे, हम उन लोगों से बातें करते हैं। जहां वो रहता था वहां जाके फील्ड विजिट करते हैं, आसपास लोगों से जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। और कई बार बैंक क्या करती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती है, उनको भी हायर करती हैं ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए। ठीक है। तो उनका एक नेटवर्क होता है, उनका एक, मतलब मार्केट में इस चीज में वो एक्सपर्ट होते हैं कि किसी व्यक्ति की डिटेल निकालने में उनकी एक्सपर्टीज होती है। तो वो लोग, ऐसी बैंक क्या करता है, ऐसे लोगों को भी या ऐसी एजेंसीज को भी अपने साथ एसोसिएट करता है, जो इन किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो कॉन्टेक्टेबल नहीं है, जो सिटी छोड़ गया है, एड्रेस चेंज कर लिया है, नंबर बंद कर दिया है, ऐसे लोगों का जानकारी निकाल लेती है। ठीक है, आया ठीक। समझ? आ गया। हम्म। यस सर। ओके। अब है कंपाइलिंग ओपिनियन रिपोर्ट्स, राय रिपोर्ट को संकलित करना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जैसे कि आपको जो डेटर्स दिए गए, जो लोन अकाउंट्स आपको दिए गए, अब किसी, जिसके भी आप काम कर रहे हैं, जिसकी जब आप काम करते हैं तो आप उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उससे मिलते हैं, जाते हैं, उनकी जानकारियां निकालते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए कि किसी बैंक ने आपको बोला कि इस जो लोन अकाउंट है, इस पे आपने जो कुछ भी काम किया है, या इस लोन अकाउंट के बारे में आप जानकारी निकाल के दीजिए हमें, कि ये व्यक्ति का क्या स्टेटस है, कहाँ पर है, क्या है, जानकारी लेना चाहता है वो आपसे, आपकी राय लेना चाहता है। तो एक डीआरए का काम ये भी होता है कि वो अपनी ओपिनियन रिपोर्ट बना के दे। तो किसी भी जगह से जब आप ओपिनियन रिपोर्ट बनाते हैं तो आपको कई सारे रेफरेंसेस क्या होते हैं ओपिनियन रिपोर्ट बनाने के लिए चेक करने होते हैं। कि अगर वो व्यक्ति काम, मान लीजिए कि किसी अपना खुद का काम करता है, तो उसके बिजनेस रेफरेंसेस क्या है, उसको आप चेक करते हैं। बैंक के रेफरेंसेस हैं, या क्रेडिट इंफॉर्मेशन, जो जैसे कि सिविल वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म है, वहां से आप जानकारी निकाल पाते हैं। या वो किसी व्यापार संघ में है तो वहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से निकाल सकते हैं। किसी जगह वो जॉब करता है तो आप उसके एम्प्लॉयर से निकाल सकते हैं। तो ऐसी ऐसी जगह से आप क्या करते हैं, उसकी जानकारी निकलवाते हैं। तो जो भी सोर्स जो आपको किसी बोरोवर की जानकारी दे सकता है ओपिनियन रिपोर्ट बनाने के लिए, आप उस वैलिड सोर्स को यूज करते हैं और एक
जो बोरोवर है उस बोरोवर की क्या करते हैं, अपनी राय देते हैं, किसको, अपने बैंक को, अपने प्रिंसिपल को, कि हमने ये जानकारी इस व्यक्ति के बारे में मिली है और हमारी ये राय है इसको लेके। ठीक है, उसे हम कहते हैं ओपिनियन रिपोर्ट बनाना। कुछ पूछना है इस चैप्टर में तो बताइए, आप लोग एक बार देख लीजिए बुक में, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बताएं। ये टोटल जो काम एक डीआरए को करने होते हैं उन काम को बारे में यहाँ बताया गया है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक रिकवरी एजेंट। आप एक बार देख लीजिए, अगर आपको किसी को कुछ पूछना है तो बताइए।